मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जनरल साइंस के इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कई व्यवहारिक उदाहरण हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। आपने देखा होगा जब कमरे में एसी ऑन कर दिया जाता है तो कुछ ही देर के बाद आप कंफर्टेबल महसूस करने लग जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब क्वार की गर्मी यानी जो अक्टूबर हीट होता है, यानी कि जब सितंबर अक्टूबर के महीने में बारिश के बाद जब धूप खिलती है तो लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है और पसीना निकलता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी जवाब आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मिलेगा। गर्मी के समय में मई जून के महीने में जब हवा चलती है तो आपको बहुत जो है पीड़ा महसूस होती है और ड्राई एयर आपको महसूस होता है। तो क्या कारण है इसके पीछे और किस तरह से ये सब घटनाएं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से जुड़ी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने से पहले हमें ह्यूमिडिटी समझना पड़ेगा। आर्द्रता, तो आर्द्रता तो आप सब जानते हैं इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स लाइक्लीहुड फॉर प्रेसिपिटेशन, ड्यू, फॉग एटसेट्रा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यानी कि हवा में जो पानी की उपस्थिति है, जलवाष्प की उपस्थिति है, वही आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित करता है। और वही ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है या घटती है तो उसी के आधार पर बहुत सारी घटनाएं होती है। बारिश, वर्षा की घटना या ड्यू बनना, ओस का बनना, फॉग का बनना, ये सब कहीं ना कहीं आर्द्रता से संबंधित है। लेकिन आर्द्रता को साइंटिफिकली जब समझेंगे तो एक और बात जो हमारे सामने आती है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझने के लिए पहले एक बात समझिए कि जो हवा है, वायु है, उसका टेम्परेचर से संबंध है और साथ ही साथ आर्द्रता से भी संबंध है। तो इसको यूं कह सकते हैं आप कि दो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द फंक्शन ऑफ मॉइस्चर द एयर कंटेन्स। मॉइस्चर जो हवा में है उससे संबंधित है, और दूसरा जो टेम्परेचर है हवा का। अब इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका आगे रिलेशन आएगा। दो चीजों से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है संबंधित है। एक तो जो मॉइस्चर जो मौजूद है, जो ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता, जो जलवाष्प हवा में मौजूद है वो, और दूसरा जो वायु का तापमान है वो। ये दो चीजें हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इंपैक्ट करेगी। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक आपके पास एक पानी का एक केन है जिसमें 20 लीटर पानी आप रख सकते हैं, लेकिन 20 लीटर अधिकतम पानी रख सकते हैं, मैक्सिमम 20 लीटर, लेकिन उसमें अभी पानी 10 लीटर है। अभी उस केन में केवल 10 लीटर पानी है। तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि वो जो 20 लीटर वाला केन है पानी का, उसमें 50% पानी भरा हुआ है। यही चीज हवा के साथ भी होती है। हवा की जो सामान्य मात्रा होती है, एक निश्चित मात्रा अगर अपन ले लें, एक सामान्य वॉल्यूम, आयतन ले लें और एक निश्चित तापमान रखें, उस निश्चित तापमान पर ह्यूमिडिटी की एक निश्चित मात्रा या वेपर की, वाटर वेपर की एक निश्चित मात्रा होल्ड करने की उसकी क्षमता होती है। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन में हवा की जो क्षमता होती है वो वेपर को होल्ड करने की एक निश्चित क्षमता होती है। अब मैक्सिमम जो क्षमता है, जरूरी नहीं कि हर समय उतनी क्षमता में उसमें जलवाष्प मौजूद ही हो। कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम क्षमता जो है वो ज्यादा है लेकिन उसमें अभी जलवाष्प की मात्रा एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर कम है। इसको एक उदाहरण से देखिए। यहां पर मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वाटर वेपर इन द एयर एट एनी गिवन टाइम। एक निश्चित समय पर जलवाष्प की मात्रा किसमें? हवा में। is usually less than that required to the saturate air। saturate air वो जो मैंने अभी उदाहरण दिया था कि एक 20 लीटर की केन है और उसमें 20 लीटर पानी है, तो that is the saturation, वो saturation है। और उसमें 10 लीटर भरा हुआ है, मतलब क्या है? आधा है, यानी 50% है। लेकिन सैचुरेशन क्या हुआ? 20 लीटर का। अब यहां पर इसको हवा के संदर्भ में देखिए आप। हवा के संदर्भ में यह है कि हवा की एक निश्चित मात्रा
हवा के एक निश्चित तापमान पर एक पर्टिकुलर टाइम पर उसमें जलवाष्प की अधिकतम मात्रा हो सकती है, सैचुरेट करने के लिए अधिकतम मात्रा हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे उसमें थोड़ी कम मात्रा मौजूद है, थोड़ी कम मात्रा मौजूद है। इसको उदाहरण से देखिए, इसका ये फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक्चुअल वेपर डेंसिटी, एक्चुअल वेपर डेंसिटी यानी वास्तविक भाप घनत्व, वेपर डेंसिटी जो हवा में मौजूद है, डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर डेंसिटी जो अधिकतम उस तापमान पर हवा में रह सकता है, उस तापमान पर हवा में रह सकता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन वेपर डेंसिटी, इनटू 100%, इंटू 100%। अब इसको एक एग्जांपल में एक्चुअल वेपर मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर जो हवा है उसमें एक्चुअल वेपर डेंसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम में 10 ग्राम पर मीटर क्यूब है। कितना है? 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक्चुअल है, यहां पर ये एक्चुअल मौजूद है उसमें, अभी है उसमें हवा में। 20 डिग्री सेल्सियस, फिर उसी तरह से 20 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेशन वेपर डेंसिटी यानी उसी तापमान पर उस हवा में 20 ग्राम पर मीटर क्यूब वेपर रह सकता है, वेपर रह सकता है, लेकिन है कितना? 10 ग्राम पर मीटर क्यूब है। इसको फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, एक्चुअल वेपर डेंसिटी कितना है? 10 ग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम, जो सैचुरेशन, मैक्सिमम सैचुरेशन जिसको कहते हैं, सैचुरेशन वेपर डेंसिटी कितनी हो गई? 20 ग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 100%, कितना हो गया? 50%। यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस हवा की कितनी होगी? 50% होगी, 50% होगी। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हवा का वो अनुपात है, दैट रेशियो है, जिसमें कि एक्चुअल वेपर डेंसिटी को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? सैचुरेशन वेपर डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, और इस तरह से ये एक तरह का परसेंटेज वैल्यू हमको प्राप्त होता है। The relative humidity is the amount of moisture in the air compared to what the air can hold। यही चीज क्लियर किया है यहाँ पे कि क्या चीज है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो मात्रा है, वो मात्रा है वाटर वेपर का जो किसी निश्चित समय पर मौजूद है, लेकिन उस हवा की अधिकतम होल्डिंग कैपेसिटी कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कुछ ज्यादा भी हो सकती है। तो जब ज्यादा होगी तो ये सैचुरेशन वेपर डेंसिटी को आप समझ जाएंगे, और जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जितनी उसमें आर्द्रता है वो एक्चुअल वेपर डेंसिटी समझ जाएंगे, और इस तरह से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। अब इसके कुछ व्यवहारिक चीजों को देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। क्या टेम्परेचर का कोई असर होता है इसके ऊपर? देखिए, होता है, टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है। हॉट एयर हैज द कैपेसिटी टू होल्ड मोर वाटर, है ना, वेपर, मोर वाटर वेपर देन कूलर एयर। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जो हवा में जब गर्माहट बढ़ाएंगे, हवा में जब गर्मी बढ़ेगी, हवा जब गर्म होगा तो उसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जब हवा ठंडी होगी तो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये यहां पर इसको टेम्परेचर को और इसको दिखाया, ये वेपर डेंसिटी है। ये जो हमने ग्राफ बनाया है, देखिए यहां पर ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब आप सोचेंगे इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर क्या असर होगा, ये भी समझना जरूरी है। तो देखिए यहां पर ये बात तो आप क्लियर हो गया कि जो हवा जब गर्म होती है, लेकिन
एक चीज जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें वाटर वेपर की जो मात्रा है ना वो कांस्टेंट रहेगी। हवा भले ही गर्म होगी, आप बाहर से कोई उसको एक्स्ट्रा कोई वेपर आप उसमें नहीं देंगे, वाटर वेपर एक्स्ट्रा नहीं देंगे, एक्स्ट्रा देंगे तो भी चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हवा गर्म होगी तो उसकी वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अब ये होगा इफ द टेम्परेचर रिड्यूसेज, if no extra moisture is added, the relative humidity goes up। और इस केस में क्या होता है, जब हवा गर्म होगी, जब हवा गर्म होगी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, गोज डाउन। अब फिर इसको समझने की जरूरत पड़ेगी आपको, कैसे, देखिए इस ग्राफ में देखिए इसको, ये मैंने यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखाया, यहां पर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ को देखिए और बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पर ये टेम्परेचर है लगभग 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस। जब ये टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 10 के बराबर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10 के बराबर है। और यहां पर देखिए ये जब टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई है, 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। अब जो मैंने शुरू में कहा था वो समझिए। शुरू में मैंने ये बताया था कि एक निश्चित तापमान पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी प्रत्येक हवा की निश्चित रहेगी। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस हमने लिया था, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कितनी थी, 20 ग्राम पर मीटर क्यूब, 20 ग्राम पर मीटर क्यूब थी, है ना, एक एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए। अब यह हुआ कि आपने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी ना उसकी। ये 20 ग्राम मीटर क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी 30 ग्राम मीटर क्यूब हो जाएगी। और जैसे ये 30 ग्राम मीटर क्यूब होगी तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 30 ग्राम पर मीटर क्यूब, और ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, 33% हो जाएगा। आ गई बात समझ में। यानी कि जब आप हवा का तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि जब हवा गर्म होगी तो उसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जब बढ़ जाएगी एट कांस्टेंट मॉइस्चर, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी। जस्ट अपोजिट ऑफ इट। अब जस्ट इसका उल्टा देखिए, टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करते हैं, जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं, 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40, 30, 20, क्या हो रहा है यहाँ पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये बढ़ गया, कितना हो गया, 100%। क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है ना तो जो सैचुरेशन होता है, जो सैचुरेशन वेपर होता है उसका, वो कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, मतलब वो ज्यादा वाटर वेपर अपने अंदर रख ही नहीं पाएगा, कम हो जाएगा उसका, तो उसको सैचुरेशन जल्दी मिल जाएगा, 100% सैचुरेशन हो गया। यही जो पॉइंट होता है ना, यही ड्यू पॉइंट कहलाता है। तो आपने देखा होगा जब ठंड में, रात के समय में क्या होता है, ठंड की रात में और सुबह आप देखेंगे ओस गिरती है ना, ड्यू बन जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हो गया कम, टेम्परेचर कम हो गया तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो गई और टेम्परेचर भी कम हो गया, तो सैचुरेशन क्या हो गया उसका, कम, और जितनी आर्द्रता उसमें मौजूद है उसी पे वो क्या बन गया, ड्यू बन गया, यानी वो कंडेंस हो गया, पानी ड्यू बन गया, तो उसको कहा जाता है ड्यू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर की पानी जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है और इस तरह से ड्यू का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टॉपिक से निकल कर आती है। और कुछ महत्वपूर्ण बात यहां से समझ में आएगा आपको, विंटर टेम्परेचर लेस वेपर होल्डिंग। अब इसको क्लैरिफाई कर दिया मैंने नीचे कि जब विंटर सीजन होगा, विंटर सीजन में क्या होगा, ठंड के समय में क्या होगा, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, लेस। एक्चुअल वेपर डेंसिटी,
लेस एक्चुअल वेपर डेंसिटी एंड द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उसके जल्दी बराबर हो जाएगा। जो मैंने एग्जांपल में बताया आपको, इन विंटर सीजन लेस वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी जो उसको होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। और जितना वेपर उसमें मौजूद रहेगा उतने से ही वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। पता चला 100% हो गया। जितनी उसकी मान लीजिए वाटर वेपर कैपेसिटी जो सैचुरेशन कैपेसिटी है उसकी 10 ग्राम पर मीटर क्यूब है और उतना ही उसमें जो है वेपर भी मौजूद है, तो ये तो 100% हो जाएगा ना। 100% हो गया, ड्यू बन गया और क्या हो गया, ओस बन गई, ओस बन गया। तो इस तरह से ये टेम्परेचर का इंपैक्ट भी उसके पड़ता है। समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन जब गर्मी का मौसम होगा, मई जून का महीना होगा और कई लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, तो ड्राई एयर होता है। क्यों? देखिए ड्राई एयर इसलिए होता है क्योंकि इसकी इस समय में ये जो हवा रहेगी ना, इसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, लेकिन एक्चुअली उसमें क्या है, बहुत कम है। उसकी कैपेसिटी ज्यादा है और उसमें एक्चुअली क्या है, बहुत कम है। तो क्या होगा उसकी, इस स्थिति में क्या होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूसेज, है ना। यही चीज क्या हो जाता है, क्वार की गर्मी सितंबर अक्टूबर में, बारिश के बाद थोड़ी स्थिति अलग हो जाती। क्या होता है, टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, आसमान खुलता है, सूरज की रोशनी आती है तो तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ह्यूमिडिटी क्या होता है, बारिश के कारण चारों तरफ क्या होता है, वाष्पन, वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन के कारण क्या होता है, वाटर वेपर क्या होता है, हवा में बढ़ जाता है। अब वाटर वेपर उसमें बढ़ गया, मतलब क्या हुआ कि उस स्थिति में गर्मी भी ज्यादा है और वाटर वेपर भी उसमें ज्यादा है। परिणाम क्या हुआ कि एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है जब पसीना सूखता ही नहीं है, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी महसूस होती है कुआर की गर्मी में। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एसी लगाते हैं ना, घरों में एसी लगाते हैं। तो क्या करते हैं, तो वो हवा में, हवा का जो तापमान है ना वो लगभग 23 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास रखते हैं। घर जो रूम का टेम्परेचर है वो 23 टू 25 डिग्री रखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। और इस कंडीशन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है 60% से 65%। और यही कारण है कि लोगों को वो जो एसी की हवा है वो थोड़े समय के लिए कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस होता है। किससे नापेंगे, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करना है तो किससे नापेंगे, तो उसका एक यंत्र है जिसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। क्या कहेंगे, हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर नाम का जो यंत्र है उससे आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि आपने क्या पढ़ा है। आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताया कि हवा की, वाटर वेपर की होल्डिंग की एक कैपेसिटी होती है ना, और वो अलग अलग तापमान पर अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया कि आप 20 लीटर का एक केन लेते हैं पानी का और उस 20 लीटर के केन में मान लीजिए 10 लीटर पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सैचुरेशन, उस केन का सैचुरेशन तो 20 लीटर का है लेकिन एक्चुअली उसमें मौजूद 10 लीटर है, तो मतलब क्या हुआ, उसमें 50% पानी भरा हुआ है। ठीक यही चीज आपको यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी समझना है। हवा की जो सैचुरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब अलग अलग तापमान पर उसमें जलवाष्प को होल्ड करने की एक निश्चित क्षमता होती है। आप अगर उस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वो क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, और जब टेम्परेचर को कम कर देंगे तो वो क्षमता उसकी कम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल जो वाटर वेपर है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक तरह से एक प्रतिशत है, एक परसेंटेज है या एक रेशियो है जो कि किन दोनों के बीच काम करता है, जो एक्चुअल वेपर डेंसिटी मौजूद है, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में हवा में जो एक्चुअल वाटर वेपर मौजूद है, डिवाइडेड बाय
उसी हवा में उसी वॉल्यूम और उसी टेम्परेचर पर जो सैचुरेशन वेपर डेंसिटी हो सकता है, जो मैक्सिमम उसमें वाटर वेपर हो सकता है, इन दोनों का एक रेशियो और उसको प्रतिशत में आप परसेंटेज में अगर दिखा देंगे तो वो बन जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या चीज आप समझ गए, यहां पर आप ये समझ गए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात आप ये भी समझ गए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर टेम्परेचर के बढ़ने और टेम्परेचर के घटने का क्या असर होता है ना, दोनों ही स्थिति। तीसरी चीज आप ये भी समझ गए कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट का संबंध इससे है कि जब आप हवा का, वायु का तापमान कम करेंगे, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी वाटर वेपर की जो होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी और जितना वाटर वेपर है उसी से वो सैचुरेट हो जाएगा। वही पॉइंट बन जाता है ड्यू पॉइंट, जिसको इस चित्र में भी दिखा दिया आपको, है ना, कि ये टेम्परेचर है और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वेपर डेंसिटी का संबंध अलग है। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि भाई आप कम टेम्परेचर पर हवा को रखेंगे तो उसमें जो उसकी जो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, और इसको समझकर हम एसी की जरूरत क्यों पड़ती है, गर्मी में ज्यादा गर्मी क्यों लगती है, ड्राई क्यों हो जाता है एयर, या क्वार की गर्मी का क्या कारण है, साथ ही साथ ये जो ड्यू पॉइंट यानी ओस क्यों बनता है, ये सब चीजों को समझने में आपको मदद मिलती है। और आपको अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहिएगा और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए। थैंक यू।